ईरान और इजराइल के बीच की जंग ने दुनिया भर के निवेशकों को असमंजस में डाल दिया है। जहां एक तरफ शेयर बाजार गोते लगा रहा है तो वहीं अमेरिकी डॉलर सुपर पावर बनकर उभर रहा है। लेकिन क्या ये मजबूती सिर्फ दिखावा है? क्या कच्चे तेल की आग में डॉलर खुद झुलस सकता है? ईरान युद्ध के बीच डॉलर की मजबूती और कमजोरी का पूरा गणित आज समझने की कोशिश करेंगे। और इधर उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए आज एक बड़ा दिन। योगी आदित्यनाथ की सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। यूपी में कानून व्यवस्था और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने को लेकर सीएम योगी ने और क्या क्या कहा, ये भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा बिहार में राज्यसभा की जंग तो देखिए अब समाप्त हो गई, लेकिन चुनाव से पहले ही जेडीयू में सियासी उथल पुथल रही। नीतीश के राज्य से विदाई का फरमान आया तो बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री कराई गई। अब उत्तराधिकार का प्लान है या जेडीयू को एकजुट रखने की मजबूरी? सब बातों पर विराम लग गया। अब कवायद शुरू हो गई है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की। इसके चुनाव को लेकर जो भी अपडेट है, एक नजर उस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध से। देखिए, युद्ध के मैदान में जब मिसाइलें दागी जाती हैं, हमले किए जाते हैं, तो बाजार में अचानक डॉलर की चमक बढ़ जाती है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक डॉलर कमज़ोर होने के बजाय और मजबूत हो रहा है और इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कारण है तेल की कीमतों से पेट्रो डॉलर का खेल। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 से भी ज़्यादा प्रति बैरल पार कर चुकी हैं। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का व्यापार मुख्य रूप से डॉलर में होता है, इसलिए तेल की बढ़ती मांग और कीमतों ने डॉलर की डिमांड को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसे पेट्रो डॉलर इफेक्ट भी कहा जा रहा है, जो अमेरिकी मुद्रा को मजबूती दे रहा है। युद्ध की वजह से विश्व में सप्लाई चेन तो बाधित हुई है, जिससे महंगाई बढ़ने का भी खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस महंगाई को रोकने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती के अपने फैसले को टाल सकता है। जब ब्याज की दरें ऊंची रहती हैं तो विदेशी निवेशक डॉलर में निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा मजबूत होता है। जब भी दुनिया में युद्ध जैसे हालात बनते हैं, निवेशक जोखिम भरे शेयर बाजारों में पैसा निकाल कर सुरक्षित एसेट्स की तरफ भागते हैं, दूसरा विकल्प तलाशते हैं। डॉलर दुनिया की सबसे ज़्यादा लिक्विड और सुरक्षित मुद्रा मानी जाती है, इसलिए विश्व स्तर पर उथल पुथल के बीच भी इसकी मांग बढ़ती रहती है। लेकिन जानकारों का मानना है कि मजबूती के बावजूद कुछ ऐसी वजह हैं, कुछ ऐसे कारक हैं जो लंबी अवधि में भी डॉलर पर दबाव डाल सकते हैं। तो युद्ध के कारण अमेरिका के रक्षा बजट का बजट भी बढ़ सकता है। अगर अमेरिका का बजटीय घाटा ज़्यादा बढ़ता है तो निवेशक डॉलर की स्थिरता पर भी सवाल उठा सकते हैं। तो ऐसे में फिर विकल्पों की तलाश शुरू होती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता, अपनी इंडिपेंडेंसी खत्म करने की या कम करने की कोशिश करते हैं। अगर ईरान युद्ध के दौरान तेल का व्यापार युआन या यूरो में होने लगता है तो माना जा रहा है कि डॉलर का दबदबा कम हो सकता है। अब ऐसे में ट्रंप प्रशासन की नीति क्या हो सकती है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐतिहासिक रूप से एक कमज़ोर डॉलर के पक्षधर रहे हैं ताकि अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा मिल सके। अगर सरकार जानबूझकर डॉलर की वैल्यू कम करने के लिए कोई कदम उठाती है तो इसमें गिरावट आ सकती है। फिलहाल ईरान युद्ध डॉलर के लिए बूस्टर का काम कर रहा है। पिछले कई महीनों से डॉलर का स्तर लगातार बढ़ रहा है। जब तक युद्ध और तेल का संकट बना रहेगा, डॉलर के कमज़ोर होने की कोई भी संभावना दिखाई नहीं पड़ती। और इधर यूपी में योगी सरकार ने आज 9 साल पूरे कर लिए हैं। इन 9 सालों में सरकार ने जो भी काम किए हैं, चाहे सुरक्षा से जुड़े हों, रोजगार से जुड़े हों, वेलफेयर स्कीम हो जिससे वंचितों को लाभ की बात हो, हर बात आज सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा की। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण क्षेत्र में जितने भी कार्य हुए हैं, आस्था को सम्मान देने वाले जो भी कार्य हुए हैं, उन्हीं से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिली है। इस 9 वर्ष की अलग अलग थीम के लिए सीएम योगी ने केंद्र सरकार को भी क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी जिम्मेदारी है कि सभी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, जमीनी स्तर पर लागू हों और लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आए। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पुस्तक का विमोचन किया और प्रदेश की तमाम उपलब्धियों की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बीते 9 साल में भाजपा सरकार होने का परिणाम ये बताया कि देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के पास है। प्रदेश के सर्वाधिक 7 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में मेट्रो सेवा का शुभारंभ भी किया है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली और मेरठ के बीच चल चुकी है। देश का पहला रोपवे वाराणसी में बना है और देश का पहला इनलैंड वाटरवे भी वाराणसी से हल्दिया के बीच उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया। एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 28 मार्च को देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए न्योता भी भेजा गया है। मतलब 2017 के पहले जिस प्रदेश की पहचान दंगों से, खराब कानून व्यवस्था से की जाती थी, उसकी पहचान आज विकास, सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर से की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सारी समीक्षा कर रहे थे, अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने जितना विकास किया है और जो कानून व्यवस्था दी है उससे वो काफ़ी संतुष्ट भी नजर आए। अब अगले साल चुनाव है, 1 साल बचा है। इसमें सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंकने की बात कर रहे हैं ताकि जनता के वोट पा सकें। और आइए अब आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां सियासत को अब एक नया मोड़ दिया जा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि इस बार जेडीयू का ये पद किस नेता के पास जाएगा। गौरतलब है जेडीयू इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उसके नेता और राज्य के सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। जेडीयू ने अपने चल रहे संगठन के चुनाव के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 22 मार्च को नामांकन दाखिल किया जाएगा, 23 मार्च को नामांकन की जांच की जाएगी और 24 मार्च के दिन नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 1 से अधिक नामांकन होने पर 27 मार्च को चुनाव किए जाएंगे। यदि एक ही नामांकन हुआ तो नाम वापसी के दिन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। अब जो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। नीतीश कुमार इसके पहले 29 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। हाल ही में नीतीश कुमार ने सहरसा में कहा भी था कि मैं बिहार से दूर नहीं जा रहा हूं, प्रदेश के लिए काम करता रहूंगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। नीतीश कुमार बीते दिनों इसलिए भी चर्चा में रहे क्योंकि उनके बेटे निशांत की सियासी एंट्री भी कराई गई और संभावना है कि उन्हें कोई बड़ा पद भी दे दिया जाए। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर जेडीयू कार्यकर्ता जरूर निराश हुए थे। नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा जाने का फैसला किया तो जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उसका बहुत विरोध किया था और कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया था। हालांकि नीतीश कुमार ने यह फैसला क्यों किया, इसके पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। अब तक इस बात पर सस्पेंस बना हुआ कि राज्य का सीएम पद छोड़कर नीतीश कुमार राज्यसभा क्यों जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा था कि वो सारे पदों को ले चुके हैं, केवल राज्यसभा जाना रह गया है। लेकिन इतने बड़े कद के साथ, इतने बड़े पद के साथ ये बात कहीं हजम नहीं होती है। तो अभी खुलकर बात सामने नहीं आ पाई है कि आखिर वो राज्यसभा क्यों जा रहे हैं। इसके पीछे की सियासत, इसके पीछे का गणित अभी पर्दे के पीछे ही है। तो इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। जानकार मानते हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि ये पद नीतीश कुमार को ही दे दिया जाएगा क्योंकि उनके हाथ से राज्य के सीएम का पद भी जाने वाला है। ऐसे में पार्टी के मुख्य नेता का पद उन्हें दिया जा सकता है, नहीं तो बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार बाहर के नेता कहलाने लगेंगे। इसे ना नीतीश कुमार बर्दाश्त कर पाएंगे और ना ही जेडीयू के कार्यकर्ता। फिलहाल आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार का दबदबा और उनकी लोकप्रियता बिहार में बरकरार है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।